दोस्तों, आज की वीडियो है मैना चिड़िया और इंसान का बच्चा। मैना चिड़िया इंसान के बच्चे की मां बन गई। आइए सुनते हैं ये कहानी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं। पुराने जमाने की बात है। ये वो दौर था जब दुनिया आज की तरह शोर शराबे से भरी नहीं थी। न गाड़ियां थीं, न बिजली की चकाचौंध। बस घने जंगल थे, बहती नदियां थीं और मिट्टी के बने छोटे छोटे गांव थे। इन्हीं जंगलों के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जहां लोग सादगी से अपनी जिंदगी गुजारते थे। दिन भर खेतों में मेहनत करते और शाम होते ही अपने घरों में दिए जलाकर सुकून की नींद सो जाते। लेकिन उसी गांव के एक घर में सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी। वहां सिर्फ डर और खौफ का राज था। ये घर था असलम का। असलम पेशे से एक बढ़ई था। उसका हाथ लकड़ी के काम में इतना साफ था कि वो लकड़ी को भी तराश कर कीमती चीजें बना देता था। गांव वाले उसके हुनर की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन जो इंसान लकड़ियों को इतनी नफासत से तराशता था, उसका अपना दिल पत्थर का था। वो बदमिजाज था, गुस्सैल था और अपनी बात के आगे किसी की नहीं सुनता था। उसकी बीवी का नाम था शाहीन। शाहीन असलम के बिल्कुल उलट थी। जैसे असलम आग था, तो शाहीन पानी। वो एक बेहद नर्म दिल और इत्मीनान वाली औरत थी। शादी को 10 साल गुजर चुके थे। शाहीन ने अपनी जिंदगी का हर पल बस इसी कोशिश में लगा दिया था कि उसका घर आबाद रहे और उसका शौहर खुश रहे। लेकिन इस घर की दीवारों ने शाहीन की हंसी कम और सिसकियां ज्यादा सुनी थीं। इन 10 सालों में शाहीन की गोद 3 बार भरी थी। 3 बार उसके घर में किलकारियां गूंजी, लेकिन हर बार खुशी मनाने के बजाय असलम के माथे पर नफरत की लकीरें गहरी होती गईं। वजह सिर्फ एक थी। तीनों बार बेटियां पैदा हुई थीं। असलम की सोच बहुत छोटी थी। उसे लगता था कि बेटियां सिर्फ बोझ होती हैं। वो चाहता था कि उसका नाम आगे बढ़ाने के लिए एक बेटा हो, जो उसकी जमीन जायदाद और हुनर का चिराग बने। जब पहली बेटी हुई तो उसने मुंह बना लिया। दूसरी हुई तो वो शाहीन पर चिल्लाया। और जब तीसरी बेटी पैदा हुई तो असलम का गुस्सा सिर तक पहुंच गया। वो अक्सर गुस्से में घर आता और शाहीन पर जुल्म ढाता। तूने मेरा घर बेटियों से भर दिया है, वो चिल्लाता। मेरी कमाई क्या इन परियों को पालने के लिए है? अगर तूने मुझे बेटा नहीं दिया तो समझ लेना, इस घर में तेरी कोई जगह नहीं। शाहीन चुपचाप सब सहती। वो अपनी बेटियों को अपनी छाती से लगा लेती और कोनों में छुपकर रोती। उसके लिए तो औलाद औलाद थी, चाहे बेटा हो या बेटी। माँ की ममता में तो कोई फर्क नहीं होता। लेकिन वो असलम के खौफ के आगे बेबस बन जाती थी। शाहीन का दर्द बांटने वाला कोई इंसान नहीं था, लेकिन उसके साथ एक अनोखा साथी था। उनके घर की कच्ची छत पर रोजाना एक मैना आकर बैठती थी। लेकिन ये कोई आम चिड़िया नहीं थी। इसका कद एक बाज जितना बड़ा था। उसके पंख काले मखमल जैसे थे और धूप में नीले रंग की तरह चमकते थे। उसकी आंखें इतनी गहरी और समझदार थीं, जैसे वो कोई इंसान हो जो परिंदे के हुलिये में आया हो। शाहीन जब भी अकेली होती, घर का काम निपटाकर छत पर जाती और उस मैना से बातें करती। वो उसके लिए दाना पानी रखती। देख, आज फिर उसने मुझे मारा, शाहीन अपनी चोट दिखाते हुए कहती। मैना अपनी गर्दन झुकाती और एक अजीब सी दर्द भरी आवाज निकालती, जैसे वो शाहीन का दुख समझ रही हो। धीरे धीरे वो मैना शाहीन की सबसे गहरी दोस्त बन गई। वो अक्सर शाहीन के आसपास ही मंडराती रहती, जैसे उसे तसल्ली दे रही हो कि तू अकेली नहीं है। वक्त गुजरता गया और फिर वो दिन आया जब शाहीना चौथी बार उम्मीद से हुई। घर में फिर से तनाव का माहौल बन गया। असलम की निगाहें शाहीना के पेट पर घड़ी रहती थीं, लेकिन उनमें प्यार नहीं, बल्कि एक धमकी थी। जैसे जैसे दिन नजदीक आते गए, असलम का बर्ताव और भी ज्यादा वहशियाना होता गया। एक रात जब बाहर तेज बारिश हो रही थी, असलम ने शाहीना के बाल पकड़े और दीवार से सटाकर एक ऐसी बात कही जिसने शाहीना के खून को जमा दिया। उसने अपनी खूंखार आंखों से शाहीना को घूरा और बोला, सुन ले शाहीना, ये मेरी आखिरी धमकी है। अगर इस बार भी तूने बेटी पैदा की, तो याद रखना, मैं न तुझे छोड़ूंगा, न उस बच्ची को, और न ही तेरी उन पहले वाली 3 बेटियों को। मैं सबको काट डालूंगा। मुझे मेरे घर में और बोझ नहीं चाहिए। शाहीना कांप उठी। वो जानती थी कि असलम सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, उसके अंदर का जानवर जाग चुका था। वो सच में उन सबको मार देगा। शाहीना की रातों की नींद उड़ गई। वो हर पल यही सोचती रहती है कि इस बार बेटा हो जाए, वरना मेरा पूरा हंसता खेलता परिवार उजड़ जाएगा। उसकी 3 बच्चियां
जिन्हें अभी दुनिया की समझ भी नहीं थी, उनकी जान भी दांव पर लगी थी। आखिरकार वो वक्त आ गया। पैदाइश का समय नजदीक था। शाहीना ने असलम से मिन्नत की कि उसे कुछ दिनों के लिए मायके जाने दिया जाए। असलम ने बेमन से इजाजत दे दी, लेकिन जाते जाते फिर वही धमकी दोहराई। वापस आना तो गोद में बैठा लेकर आना, वरना। शाहीना अपनी माँ के घर आ गई। गांव से कुछ मील दूर उसकी माँ का छोटा सा घर था। जब वो वहां के लिए निकली तो एक अजीब चीज हुई। वो बड़ी सी मैना, जो हमेशा उसकी छत पर बैठती थी, वो भी शाहीना के पीछे पीछे उड़ने लगी। शाहीना बैलगाड़ी में थी और ऊपर आसमान में वो मैना उसका साया बनकर साथ चल रही थी। कई हफ्तों के इंतजार के बाद वो तूफानी रात आई। बादल गरज रहे थे, बिजलियां चमक रही थीं। हवा इतनी तेज थी कि लग रहा था पेड़ों को उखाड़ फेंकेगी। शाहीना दर्द से तड़प रही थी। घर की औरतें और दाई मां अंदर मौजूद थीं। बाहर सन्नाटा था, बस तूफान का शोर। और फिर बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। ऊआ, ऊआ। शाहीना की मां ने बच्चे को उठाया। शाहीना ने अध खुली आंखों से अपनी मां की तरफ देखा। उसकी सांसें अटकी हुई थीं। अम्मा, क्या हुआ? उसने कराहते हुए पूछा। मां की आंखों में आंसू आ गए। वो चुप रही। शाहीना का दिल बैठ गया। अम्मा, बताओ ना, बेटा है ना? मां ने सिर झुका लिया और भारी आवाज में बोली, बेटी है। शाहीना, फिर से बेटी हुई है। ये सुनते ही शाहीना के हलक से एक चीख निकल गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। ये खुशी के आंसू नहीं थे, ये मौत का डर था। अब क्या होगा अम्मा? वो मुझे मार डालेगा। वो मेरी बच्चियों को नहीं छोड़ेगा। शाहीना पागलों की तरह रो रही थी। उस नन्ही सी जान को, जो अभी अभी दुनिया में आई थी, उसे यह भी नहीं पता था कि उसका पैदा होना ही उसकी मां के लिए मौत का पैगाम बन गया है। वो बहुत खूबसूरत थी। गोरा रंग, काली काली आंखें और चेहरे पर अजीब सी चमक। शाहीन ने उस बच्ची को सीने से लगाया। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। एक तरफ मां की मोहब्बत थी और दूसरी तरफ अपनी बाकी 3 बेटियों की जान। अगर वो इस बच्ची को लेकर असलम के पास जाती, तो असलम इसे तो मारता ही, साथ में उन 3 बच्चियों को भी जिंदा नहीं छोड़ता। रात गहरी होती जा रही थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। शाहीना की मां ने उसे समझाया, बेटी, हिम्मत रख, सुबह देखेंगे क्या करना है। लेकिन शाहीना जानती थी कि सुबह होने का इंतजार नहीं किया जा सकता। खबर फैलते देर नहीं लगती। शाहीना के दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया। एक ऐसा फैसला जिसे लेने के लिए एक मां को अपने दिल पर पत्थर नहीं, पहाड़ रखना पड़ता है। उसने सोचा, अगर मैं इस एक बच्ची को मार दूं, तो शायद मेरी बाकी 3 बेटियां बच जाएं। अगर मैं घर जाकर कह दूं कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था या बेटा था जो मर गया, तो असलम का गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन इस फूल सी बच्ची का क्या? शाहीना ने अपनी मां की तरफ देखा। उसकी मां समझ गई कि शाहीना क्या सोच रही है। दोनों औरतें एक दूसरे के गले लगकर रोईं। कोई और रास्ता नहीं था। अंधेरे में ही शाहीना उठी। उसका बदन दर्द से टूट रहा था। उसने एक मजबूत बांस की टोकरी ली। उसमें पुराने लेकिन नर्म कपड़े बिछाए। बच्ची को उसमें लिटाया। बच्ची सो रही थी, बेखबर। शाहीना ने एक शॉल ओढ़ा, टोकरी उठाई और पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, जो उसके आंसुओं में मिल रही थीं। कीचड़ भरे रास्ते पर वो नंगे पैर चल रही थी। वो गांव के पास बहने वाली नदी की तरफ बढ़ रही थी। हर कदम पर उसका दिल चीख रहा था, मत कर शाहीना, मत कर, ये तेरी औलाद है। लेकिन तभी असलम का वो खूंखार चेहरा और उसकी धमकी याद आती और वो फिर आगे बढ़ जाती। हैरानी की बात यह थी कि इस तूफानी रात में भी वो मैना चिड़िया जाग रही थी। वो शाहीना के घर के पास वाले पेड़ पर बैठी थी। जैसे ही शाहीना टोकरी लेकर निकली, मैना ने उसे देख लिया। मैना ने एक तेज आवाज निकाली और हवा को चीरते हुए शाहीना के ऊपर मंडराने लगी। शाहीना नदी के किनारे पहुंच गई। दरिया उफान पर था। पानी का शोर डरावना लग रहा था। लहरें किनारों से टकरा रही थीं। शाहीना ने कांपते हाथों से टोकरी को जमीन पर रखा। उसने आखिरी बार अपनी बच्ची का चेहरा देखा। चांदनी रात में बिजली चमकी और बच्ची का चेहरा चमक रहा था। वो हल्की सी अंगड़ाई ले रही थी। शाहीना ने झुककर उसके माथे को चूमा। उसके आंसू बच्ची के गालों पर गिरे। मुझे माफ कर दे मेरी जान, शाहीना सिसकते हुए बोली। मैं मजबूर हूं। तुझे जिंदा रखने के लिए मुझे तुझे खुद से दूर करना होगा।
शायद तेरी जिंदगी में जीना लिखा हो तो तू खुद बच जाएगी, लेकिन अगर मैं तुझे घर ले गई तो तेरा बाप तुझे मार डालेगा। उसने अपना कलेजा मजबूत किया, टोकरी को उठाया और धीरे से पानी में उतार दिया। टोकरी पहले थोड़ी डगमगाई, फिर लहरों ने उसे संभाल लिया। धीरे धीरे वो टोकरी पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ने लगी। शाहीना वहीं खड़ी रही, बारिश में भीगती हुई, तब तक देखती रही जब तक टोकरी अंधेरे में ओझल नहीं हो गई। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और एक चीख मारी जो बादलों की गर्जन में दब गई। शाहीना खाली हाथ भरे दिल के साथ वापस मुड़ी। अब उसे एक और मुश्किल काम करना था, अपने शौहर से झूठ बोलना और अपनी बाकी बेटियों को बचाना। लेकिन दूसरी तरफ वो बच्ची अकेली नहीं थी। जैसे ही टोकरी पानी में बही, आसमान से वो बड़ी मैना नीचे आई। वो वापस शाहीना के साथ नहीं गई, उसने अपना रुख बदल लिया। वो मैना उस बहती हुई टोकरी के ऊपर उड़ने लगी। दरिया का पानी तेज था, लहरें खतरनाक थीं। कभी कभी पानी का एक बड़ा रेला आता और टोकरी को पलटने की कोशिश करता। लेकिन अजीब बात थी, जैसे ही कोई बड़ी लहर आती, मैना जोर से पंख फड़फड़ाती और नीचे की तरफ गोता लगाती, जैसे हवा के दबाव से टोकरी को सीधा रख रही हो। मैना की आंखों में एक जिद थी, वो इस लावारिस बच्ची को छोड़ने वाली नहीं थी। उधर शाहीना जब वापस अपनी मां के घर पहुंची तो उसकी हालत अधमरी हो चुकी थी। सुबह होते ही उसने अपनी मां से कहा कि अब उसे अपने ससुराल वापस जाना है। उसकी मां ने उसे रोकने की कोशिश की, बेटी, अभी तो तू ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। लेकिन शाहीना ने कहा, नहीं अम्मा, जितनी जल्दी जाऊंगी उतना ही शक कम होगा। 2 दिन बाद शाहीना अपने ससुराल असलम के घर वापस पहुंची। उसका शरीर कमजोर था, चेहरा पीला पड़ चुका था, उसकी गोद खाली थी। जैसे ही उसने घर के आंगन में कदम रखा, असलम अपनी आरी छोड़कर सामने आ खड़ा हुआ। उसकी नजरें सीधे शाहीना की खाली गोद और उसके हाथों पर थीं। घर में सन्नाटा छा गया। तीनों बड़ी बेटियां कोने में दुबक कर खड़ी थीं। असलम ने भारी और कड़क आवाज में पूछा, क्या हुआ? कहाँ है बच्चा? और क्या है, बेटा या बेटी? शाहीना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने मुट्ठी भींची, अपनी आंखों में झूठे आंसू भरे। हालांकि उसका दर्द सच्चा था, और कांपती हुई आवाज में बोली, असलम, बोल। असलम गुर्राया, बेटा था। शाहीना ने झूठ बोला। ये सुनते ही असलम की आंखों में एक पल के लिए चमक आई। लेकिन शाहीना ने बात पूरी की, वो मरा हुआ पैदा हुआ, उसकी सांसें नहीं थीं। मैंने और अम्मा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रोया, वो हमें छोड़कर चला गया। असलम सन्न रह गया। क्या बकवास कर रही है? मेरा बेटा मर गया? शाहीना ने रोते हुए कहा, हाँ, हमने उसे वहीं दफना दिया। असलम कुछ देर तक पत्थर बना खड़ा रहा। उसके चेहरे पर दुख से ज्यादा गुस्सा था, लेकिन वो गुस्सा अब किसी और पर नहीं निकाल सकता था। अगर बेटा था और मर गया, तो इसमें शाहीना का क्या कसूर? कम से कम बेटी तो नहीं हुई। उसने जमीन पर थूका और गुस्से में बोला, जिंदगी ही खराब है मेरी। साला, एक बेटा हुआ भी तो वो भी मर गया, और ये 3 मनहूसें अभी भी जिंदा हैं। उसने अपनी तीनों बेटियों की तरफ गुस्से से देखा और अपने काम पर वापस लौट गया। शाहीना ने एक गहरी सांस ली। उसकी जान बच गई थी, उसकी तीनों बेटियां बच गई थीं। लेकिन इस झूठ की कीमत उसने अपनी सबसे छोटी औलाद को खोकर चुकाई थी। वो अपने कमरे में गई और जमीन पर गिरकर रोने लगी। उसका दिल अभी भी उसी दरिया के किनारे था, जहां उसने अपनी बेटी को बहाया था। उधर दरिया मीलों दूर निकल चुका था। गांव पीछे छूट गए, खेत पीछे छूट गए। अब नदी घने और भयानक जंगल के बीच से गुजर रही थी। ये वो जंगल था जहां इंसान कदम रखने से भी डरते थे। जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। टोकरी अभी भी तैर रही थी, और वो वफादार मैना अभी भी उसके साथ थी। मैना थक चुकी थी, उसके पंख भारी हो गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कभी वो किसी पेड़ की डाल पर कुछ पल के लिए बैठती और फिर उड़कर टोकरी के पास आ जाती। अचानक नदी का बहाव तेज हो गया। आगे एक मोड़ था, जहां पानी झाड़ियों और चट्टानों से टकरा रहा था। टोकरी एक बड़े पत्थर से टकराने ही वाली थी कि पानी की एक लहर ने उसे किनारे की तरफ धकेल दिया। टोकरी जाकर घनी कटीली झाड़ियों और सरकंडों के बीच फंस गई। पानी अब टोकरी को आगे नहीं बहा पा रहा था, लेकिन टोकरी महफूज भी नहीं थी। वो आधी पानी में थी और आधी झाड़ियों में। अंदर लेटी नन्ही बच्ची अब भूख से बिलखने लगी थी।
उसकी रोने की आवाज जंगल की खामोशी में गूंज उठी। उआ, उआ। मैना फौरन नीचे आई और टोकरी के पास वाली एक सूखी टहनी पर बैठ गई। वो बच्ची को देख रही थी। वो बेबस थी। वो एक परिंदा थी। वो उसे दूध नहीं पिला सकती थी। वो उसे गोद में नहीं उठा सकती थी। वो बस जोर जोर से ची ची करने लगी। सूरज ढल रहा था और रात होने वाली थी। जंगल में रात का मतलब था मौत। अगर रात भर बच्ची वहां रही तो ठंड या कोई जंगली जानवर उसे खत्म कर देगा। मैना ने एक फैसला किया। वो उड़ी और जंगल के आसपास चक्कर लगाने लगी, किसी इंसान की तलाश में। काफी दूर नदी के दूसरे किनारे पर एक बूढ़ी औरत कपड़े धो रही थी। लेकिन ये वो कोई बुरी औरत नहीं थी। ये एक अच्छे दिल की औरत थी, जो पास ही की एक झोपड़ी में अपने शौहर जफर के साथ रहती थी। जफर एक मशहूर हकीम थे, जो जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। मैना ने उस औरत को देखा। उसे उम्मीद की किरण नजर आई। मैना उस औरत के सिर पर मंडराने लगी और जोर जोर से शोर मचाने लगी। वो कभी औरत के पास जाती और फिर उड़कर उस दिशा में जाती जहां बच्ची की टोकरी फंसी थी। औरत पहले तो झुंझलाई, अरे हटो, ये कैसी पागल चिड़िया है। लेकिन मैना की जिद देखकर औरत को शक हुआ। ये चिड़िया मुझे कहीं बुला रही है। कहीं कोई मुसीबत तो नहीं। औरत ने अपने कपड़े वहीं छोड़े और मैना के पीछे पीछे चल पड़ी। मैना आगे आगे उड़ती और औरत झाड़ियों को हटाते हुए पीछे पीछे चलती। काफी दूर चलने के बाद मैना एक जगह जाकर रुक गई और नीचे झांकने लगी। औरत ने हांफते हुए वहां देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। झाड़ियों के बीच एक टोकरी फंसी थी और उसमें से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। औरत ने जल्दी से पानी में कदम रखा, टोकरी को खींचा और बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। बच्ची का चेहरा देखते ही उस औरत का दिल पिघल गया। हाय, ये किसका बच्चा है? कौन जालिम इसे यहां छोड़ गया? उसने इधर उधर देखा। कोई नहीं था। बस वो मैना पास बैठी देख रही थी। अब वो शांत थी। औरत बच्ची को सीने से लगाकर अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। जब वो घर पहुंची तो हकीम जफर अपनी दवाइयां कूट रहे थे। जफर साहब, देखिए मुझे क्या मिला, औरत ने हांफते हुए कहा। जफर ने जब उस नन्ही बच्ची को देखा तो वो भी हैरान रह गए। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने इसे अपने लिए तोहफा समझा। बेगम, जफर ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है अब हमारी सूनी गोद भर गई है। इसका नाम हम आलिया रखेंगे। और उसी शाम से वो मैना भी उसी झोपड़ी के पास रहने लगी। उसने आलिया का साथ नहीं छोड़ा। हकीम जफर और उनकी बेगम समीना की जिंदगी में आलिया के आने से बाहर आ गई थी। जिस घर में बरसों से सन्नाटा पसरा था, अब वहां एक नन्ही जान की किलकारियां गूंजने लगी थीं। वो टोकरी, जिसे दरिया की लहरों ने ठुकरा दिया था, उसे इस झोपड़ी ने अपनी पलकों पर बिठा लिया था। हकीम जफर एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो जड़ी बूटियों के माहिर थे और जंगल के कोने कोने को अपनी हथेली की लकीरों की तरह पहचानते थे। उनकी बेगम समीना ने आलिया को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार दिया। वो उसे नहलाती, उसके बाल संवारती और रात को लोरी सुनाकर सुलाती। लेकिन इस नए परिवार में एक चौथा सदस्य भी था, वो मैना। हकीम साहब हैरान थे। वो मैना चिड़िया, जो आलिया के साथ साथ थी, वो अब भी आलिया का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो दिन भर झोपड़ी के पास पास ही रहती। कभी छत की मुंडेर पर बैठकर निगरानी करती, तो कभी आलिया के पास आंगन में फुदकती। जब आलिया रोती तो समीना के पहुंचने से पहले ही मैना जोर जोर से शोर मचाकर सबको आगाह कर देती। धीरे धीरे हकीम साहब और समीना को यकीन हो गया कि ये चिड़िया कोई मामूली परिंदा नहीं है, बल्कि इस बच्ची का मुहाफिज है। वक्त गुजरता गया। आलिया अब 4 साल की हो चुकी थी। वो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थी। न तो वो मिट्टी में खेलती थी और न ही उसे गुड़ियों का शौक था। उसकी दिलचस्पी जंगल में थी। एक दिन हकीम साहब जंगल से कुछ जड़ी बूटियां जमा करके लाए और आंगन में सुखाने लगे। नन्ही आलिया छोटे छोटे पैरों से चलकर वहां आई और एक खास पत्ते को उठाकर अपने अब्बा की तरफ बढ़ाया। उसने अपनी तोतली जुबान में कहा, अब्बा, कड़वा। हकीम साहब चौंक गए। वो पत्ता वाकई में नीम की एक जंगली जाति का था, जो बेहद कड़वा होता है। उन्होंने हंसते हुए समीना से कहा, बेगम, जरा देखो तो, हमारी बेटी को अभी से जड़ी बूटियों की पहचान होने लगी है। ये बड़ी होकर मेरा नाम रोशन करेगी। लेकिन खुशियों को अक्सर नजर लग जाती है। जब आलिया 7 साल की हुई तो समीना, जो उसे बहुत मोहब्बत करती थी, अचानक बीमार पड़ गई। जंगल का बुखार जानलेवा होता है।
हकीम साहब ने अपनी सारी दवाइयां, सारा तजुर्बा लगा दिया, लेकिन मौत के आगे किसकी चलती है। एक काली रात समीना ने अपनी आखिरी सांस ली। जाते जाते उन्होंने आलिया का हाथ हकीम साहब के हाथ में दिया और सिर्फ इतना कहा, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। समीना के जाने के बाद हकीम साहब टूट गए। उनकी कमर झुक गई। घर में फिर से वही पुराना सन्नाटा लौटने लगा। लेकिन तब 7 साल की आलिया ने वो समझदारी दिखाई जो बड़ों बड़ों में नहीं होती। उसने अपने बाबा के आंसू पोंछे और कहा, अब्बा आप रोइए मत। उस दिन के बाद से आलिया ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। वो घर का काम करती, खाना बनाती और अपने अब्बा का हाथ बटाती। लेकिन उसका असली हुनर कुछ और ही था। हकीम साहब ने तय कर लिया कि वो अपनी बेटी को वो सब सिखाएंगे जो वो जानते हैं। अगले कई सालों तक जंगल आलिया का स्कूल बन गया और हकीम जफर उसके उस्ताद। सुबह होते ही आलिया और मैना हकीम साहब के साथ जंगल निकल जाते। हकीम साहब उसे सिखाते, देख बेटी, ये पीला फूल झर है, इसे कभी मत छूना। लेकिन अगर इसका रस सही तरीके से दिया जाए तो ये दिल के दौरे को रोक सकता है। ये पेड़ की छाल बुखार उतारने के काम आती है। अगर कोई जानवर काट ले तो इस नीली झाड़ी का लेप लगाना। 16 साल की उम्र तक आते आते उसे जंगल के ज्यादातर पौधे, जानवर और खतरों की पहचान हो गई थी। अब वो सिर्फ हकीम की बेटी नहीं थी, बल्कि खुद एक छोटी हकीम बन चुकी थी। आसपास के गांवों से लोग अब झफर के साथ साथ आलिया का नाम भी इज्जत से लेने लगे थे। हकीम साहब की बेटी के हाथ में जादू है, लोग कहते। वो मरीज की नब्ज छू ले तो आधा दर्द वैसे ही गायब हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच एक खतरा जंगल के दूसरे हिस्से में पनप रहा था, जिससे आलिया और हकीम साहब पूरी तरह बेखबर थे। जंगल के उस पार, जहां सूरज की रोशनी कम पहुंचती थी और जहां हवा में हमेशा एक सड़न की बदबू रहती थी, वहां एक पुरानी खंडहर जैसी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहती थी तलीरा। तलीरा देखने में एक लाचार बूढ़ी औरत लगती थी। उसकी कमर झुकी हुई थी, बाल सफेद और बिखरे हुए थे और चेहरा झुर्रियों से भरा था। अगर कोई उसे पहली बार देखता तो उसे उस पर तरस आ जाता। वो हमेशा मीठा बोलती, आओ बेटा, पानी पी लो। आओ बेटा, रास्ता भटक गए हो। लेकिन ये उसकी चाल थी। असल में तलीरा एक बेहद शातिर और जालिम औरत थी। वो और उसका बेटा जंगल में भटकने वाले मुसाफिरों का शिकार करते थे। उसका बेटा, जिसका नाम कालिया था, वो इंसान नहीं बल्कि एक दरिंदा था। उसका कद 7 फुट का था, शरीर पर जानवरों की खाल लपेटा करता था और उसे इंसानी मांस खाने की लत थी। तलीरा शिकार को फंसाती थी और कालिया उसका काम तमाम करता था। बरसों गुजर गए। अब आलिया 21 साल की हो चुकी थी। वो बहुत खूबसूरत थी। जंगल की ताजा हवा और सादे पानी से उसके रूप को और निखार मिल गया था। उसकी आंखें हिरनी जैसी थीं और बाल इतने लंबे कि घुटनों को छूते थे। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही निडर भी। वो मैना अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसके पंखों की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई थी, लेकिन उसकी वफादारी में कोई कमी नहीं आई थी। एक दिन दोपहर के वक्त एक आदमी दौड़ता हुआ हकीम साहब की झोपड़ी पर आया। हकीम साहब, गजब हो गया। पास वाले गांव में एक बच्चे को सांप ने काट लिया है। वो मर रहा है। आपको अभी चलना होगा। हकीम साहब उस वक्त 80 साल के हो चुके थे। चलना फिरना मुश्किल था, लेकिन वो किसी को मरता नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने अपना थैला उठाया। आलिया ने उन्हें सहारा दिया। अब्बा, मैं भी चलूं? आलिया ने पूछा। नहीं बेटी, हकीम साहब ने कहा, रास्ता लंबा है और मौसम खराब होने वाला है। तुम घर पर रहो, मैं 2-3 दिन में लौट आऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखना और दरवाजा अंदर से बंद रखना। आलिया ने अपने अब्बा के लिए खाना पैक किया और उन्हें विदा किया। मैना ने भी अपनी गर्दन हिलाकर हकीम साहब को विदा किया। शाम होने को थी। आसमान में काले बादल घिरने लगे थे। जंगल में अंधेरा जल्दी छा जाता है। आलिया ने सोचा कि रात के लिए खाना बना ले। उसने चूल्हा जलाया। मिट्टी की हांडी में चावल और सब्जी पकने के लिए रखी। चावल की भीनी भीनी खुशबू पूरे घर में फैल गई। आलिया और मैना दोनों को जोरों की भूख लगी थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जो ना होना था। खिड़की खुली थी। जंगल के बंदर अक्सर खाने की तलाश में घूमते रहते थे। एक शरारती बंदर खुशबू सूंघते हुए खिड़की के अंदर कूद पड़ा। उसने देखा कि आलिया का ध्यान दूसरी तरफ है। बंदर ने झपट्टा मारा और हांडी को पकड़ने की कोशिश की। हश! हश! आलिया चिल्लाई और उसे भगाने के लिए दौड़ी। बंदर घबरा गया।
हड़बड़ाहट में उसका पैर जलती हुई लकड़ियों पर लगा और हांडी जोर से नीचे गिर पड़ी। छन्र! मिट्टी की हांडी टूट गई। सारे चावल और सब्जी जमीन पर बिखर गए। पानी की वजह से चूल्हे की आग भी बुझ गई। बंदर तो खिड़की से भाग गया, लेकिन आलिया के लिए मुसीबत खड़ी कर गया। बाहर तूफानी हवाएं चलने लगी थीं। घर में अंधेरा छा रहा था। न खाना बचा था और न ही आग। उस जमाने में आग जलाना आज की तरह आसान नहीं था। माचिस नहीं होती थी। चकमक पत्थर से आग जलाई जाती थी। लेकिन वक्त की बात थी, हकीम साहब वो पत्थर अपने थैले में ले गए थे, क्योंकि उन्हें रास्ते में जरूरत पड़ सकती थी। आलिया ने बिखरे हुए चावल देखे और अपनी भूख को दबा लिया। खाने की खैर है, मैं फल खा लूंगी, उसने सोचा। लेकिन आग के बिना रात कैसे कटेगी? जंगल के जानवर अंधेरे घर पर हमला कर सकते हैं। उसने मैना की तरफ देखा। मैना भी सहमी हुई थी। मुझे आग लानी होगी, आलिया ने फैसला किया। मैंने सुना है कि जंगल के उस पार पहाड़ी के नीचे एक पुरानी बस्ती है। शायद वहां कोई रहता हो। आलिया ने एक शॉल ओढ़ा और घने अंधेरे जंगल में निकल पड़ी। चलते चलते उसे दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। आलिया उस रोशनी की तरफ बढ़ी। वो रोशनी उसी खौफनाक झोपड़ी से आ रही थी जहां तलीरा रहती थी। आलिया झोपड़ी के पास पहुंची। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। उसने आवाज दी, कोई है? अम्मा, क्या मुझे थोड़ी आग मिल सकती है? अंदर बैठी तलीरा ने जब ये मीठी आवाज सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। उसने दरवाजा खोला। सामने आलिया खड़ी थी। तूफानी हवाओं में उसके बाल उड़ रहे थे। चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन उसकी खूबसूरती अंधेरे में भी चमक रही थी। तलीरा की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, आज तो खुद शिकार चलकर मेरे घर आया है। इतना कोमल मांस तो मेरे बेटे कालिया को महीनों से नहीं मिला। लेकिन तलीरा ने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान बिखेर दी। आओ बेटी, आओ, वो खांसते हुए बोली। इतनी रात गए इस जंगल में क्या कर रही हो? आलिया को लगा कि ये कोई बेचारी बूढ़ी औरत है। उसने कहा, अम्मा, मैं हकीम जफ्फर की बेटी हूं। मेरी आग बुझ गई है। बस अंगारे चाहिए, फिर मैं चली जाऊंगी। हकीम की बेटी? तलीरा ने हैरानी से देखा। उसे पता था कि हकीम मशहूर है। अगर उसकी बेटी गायब हुई तो शोर मचेगा। लेकिन लालच बुरी बला है। उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम अंदर आ जाओ, बाहर ठंड है। आलिया को मैना की धमकी याद आई। उसे अंदर जाने में झिझक हुई। नहीं अम्मा, मुझे देर हो रही है। अब्बा घर पर नहीं है, मैं अकेली हूं। बस आप आग दे दें। तलीरा ने सोचा, अकेली है, ये तो और भी अच्छा हुआ। उसने जल्दी से चूल्हे से एक जलती हुई लकड़ी और कुछ कोयले एक मिट्टी के बर्तन में डाल दिए। ये ले बेटी, तलीरा ने कहा, संभल कर जाना। आलिया ने शुक्रिया कहा और तेजी से वापस मुड़ गई। तलीरा दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। जैसे ही आलिया ओझल हुई, तलीरा की हंसी जंगल में गूंज उठी। हाँ हाँ हाँ, जा बेटी, जा, अपने घर जा। आज रात मेरा बेटा तेरी दावत उड़ाएगा। आलिया जब घर पहुंची तो मैना दरवाजे पर ही बैठी उसका इंतजार कर रही थी। आलिया ने जल्दी से आग जलाई। उसने दरवाजा मजबूती से बंद किया और एक भारी संदूक दरवाजे के पीछे लगा दिया। उसे नहीं पता था कि उसने ये क्यों किया। बस दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। इसके बाद वो सो गई। रात का तीसरा पहर था। तूफान अपने जोर पर था। तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज आई। धम, धम, धम। जमीन कांप रही थी। आलिया की नींद खुल गई। मैना भी जाग गई और दबी आवाज में गुर्राने लगी। कोई उसकी झोपड़ी के बाहर खड़ा था और वो कोई आम इंसान नहीं था। बाहर कालिया खड़ा था। जब वो घर आया तो उसकी मां तलीरा ने उसे बताया, बेटा, आज एक हिरनी आई थी, हकीम की बेटी। वो घर में अकेली है। जा, उसका मांस ले आ। भूखा कालिया फौरन हकीम की झोपड़ी की तरफ दौड़ पड़ा था। उसने दरवाजे को सूंघा। उसे इंसानी खुशबू आ रही थी। दरवाजा खोल! वो अपनी भारी फटी हुई आवाज में चिल्लाया। आलिया अंदर कोने में दुबक गई। उसके हाथ में एक तेज धार वाला चाकू था, जिससे वो जड़ी बूटियां काटती थी। जब आलिया ने दरवाजा नहीं खोला तो कालिया गुस्से में पागल हो गया। उसने दरवाजे पर जोर से लात मारी। धड़ाम! दरवाजा पुराना था, लेकिन हकीम साहब ने उसे मजबूत लकड़ी से बनाया था। वो टूटा नहीं, लेकिन हिल गया। कालिया ने दोबारा हमला किया। इस बार उसने अपना पूरा वजन दरवाजे पर डाल दिया। दरवाजे में एक दरार आ गई। कालिया ने उस दरार में अपना हाथ डाला ताकि अंदर से कुंडी खोल सके। ये उसकी गलती थी।
आलिया, जो डर के मारे कांप रही थी, उसने जब वो भयानक बालों वाला हाथ अंदर आते देखा, तो उसकी नसों में बिजली दौड़ गई। उसे अपने अब्बा की सिखाई हुई हिम्मत याद आई। उसने आव देखा न ताव, वो जड़ी बूटी काटने वाला बड़ा चाकू उठाया और पूरी ताकत से उस हाथ पर दे मारा। खचाक! आ! बाहर से एक दर्दनाक चीख गूंजी, जिसने जंगल के परिंदों को भी उड़ा दिया। चाकू कालिया की कलाई पर लगा था और गहरा जख्म दे गया था। खून का फव्वारा फूट पड़ा। कालिया ने झटके से अपना हाथ खींचा। दर्द इतना तेज था कि उसका सारा नशा उतर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अंदर कोई उसका मुकाबला करेगा। वो दर्द से बिलबिलाता हुआ पीछे हटा। उसका खून दरवाजे की चौखट पर, जमीन पर और बाहर की मिट्टी में गिर रहा था। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, वो चिल्लाया, लेकिन दर्द और खून बहने की वजह से वो कमजोर पड़ रहा था। उसे डर था कि कहीं हकीम के पास कोई जहर ना हो। वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ, अंधेरे जंगल में वापस अपनी मां की झोपड़ी की तरफ। अंदर आलिया हाथ में खून से सना चाकू लिए तेज तेज सांसें ले रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा था। मैना उसके कंधे पर आकर बैठ गई और अपने पंख उसके गालों से रगड़ने लगी, जैसे कह रही हो, तू जीत गई, तूने उसे भगा दिया। बाकी रात आलिया जागी रही। उसने दरवाजा नहीं खोला। जब सुबह हुई और सूरज की पहली किरण ने जंगल को रोशन किया, तब आलिया ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। रात को जब उसने कालिया के हाथ पर वार किया था, तो उसका गाढ़ा और बदबूदार खून चौखट पर बिखर गया था। बारिश ने काफी खून धो दिया था, मगर मिट्टी में वो लाल रंग अब भी जमा हुआ था। आलिया के हाथ कांप रहे थे। वो बार बार पानी डालती और मिट्टी को रगड़ती। ये निशान जाना चाहिए, वो खुद से बड़बड़ाई। अगर अब्बा ने ये देख लिया तो वो बहुत डर जाएंगे। उन्हें लगेगा मैं महफूज नहीं हूं। उसके पास ही वो बूढ़ी मैना बैठी थी। उसकी नजरें बाज की तरह तेज थीं। वो जंगल की तरफ देख रही थी, जैसे पहरा दे रही हो कि कहीं वो वापस ना आ जाए। आलिया ने अपना काम खत्म किया। चौखट अब साफ लग रही थी, लेकिन जमीन अभी भी गीली थी और हवा में लोहे जैसी गंध अभी भी बाकी थी। उसी वक्त जंगल के दूसरे हिस्से में एक अलग हलचल हो रही थी। घोड़ों की टापों की आवाज गूंज रही थी। तगड़ग! तगड़ग! ये कोई मामूली मुसाफिर नहीं थे। ये शाही सल्तनत का काफिला था। सबसे आगे एक सफेद घोड़े पर एक नौजवान सवार था। उसका नाम था साहिल। शहजादे साहिल ने घोड़े की लगाम खींची और रुका। उसने अपनी मशक उठाई, मगर वो खाली थी। पानी! साहिल का गला सूख रहा था। उसने अपने सिपाहियों की तरफ देखा। क्या किसी के पास पानी बचा है? सिपाहियों ने कहा, हम रास्ता भटक गए हैं और पानी खत्म हो चुका है। यहां आस-पास कोई नदी भी नहीं दिख रही। साहिल ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। बस घने पेड़ और झाड़ियां थीं। तभी एक सिपाही ने उंगली से इशारा किया। शहजादे, वो देखिए, वहां पेड़ों के बीच से थोड़ा धुआं उठ रहा है। जरूर वहां कोई आबादी या झोपड़ी होगी। साहिल की आंखों में चमक आ गई। चलो, शायद वहां पानी मिल जाए। काफिला धीरे धीरे उस धुएं की तरफ बढ़ा। झाड़ियों को काटते हुए जब वो खुले मैदान में आए, तो उन्हें हकीम जफर की झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक अजीब सी शांति थी। साहिल घोड़े से उतरा। उसने अपने सिपाहियों को पीछे रहने का इशारा किया और खुद झोपड़ी की तरफ बढ़ा। कोई है? साहिल ने आवाज दी। तभी झोपड़ी का दरवाजा हल्का सा खुला। अंदर से एक साया बाहर आया। साहिल और उसके सिपाही चौंक गए। उन्हें लगा कोई खतरनाक डाकू या जानवर निकलेगा। लेकिन जो बाहर आया उसे देखकर शहजादे साहिल की पलकें झपकना भूल गईं। वो आलिया थी। हाथ में वही बड़ा सा चाकू और चेहरे पर डर और हिम्मत का मिला जुला भाव। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें साहिल को घूर रही थीं। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। साहिल ने जिंदगी में कई खूबसूरत शहजादियां देखी थीं, मगर जंगल के बीचों बीच सादगी में लिपटी ऐसी खूबसूरती उसने आज तक नहीं देखी थी। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और साहिल की तेज धड़कनें सुनाई दे रही थीं। साहिल ने खुद को संभाला। वो खड़ा हुआ और अपनी तलवार से हाथ हटा लिया, ताकि लड़की डरे नहीं। डरो मत, साहिल ने नर्म आवाज में कहा। हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। हम मुसाफिर हैं, बस पानी की तलाश में यहां आए थे। आलिया ने चाकू कसकर पकड़ा हुआ था। आप कौन हैं और इतने सारे हथियार लेकर यहां क्यों आए हैं? साहिल ने आदाब किया।
मैं इस सल्तनत का शहजादा साहिल हूं। शिकार पर निकला था, रास्ता भटक गया। फिर उसकी नजर जमीन पर और आलिया के हाथ में पकड़े चाकू पर गई। मगर शहजादी, साहिल ने गंभीरता से पूछा, असली सवाल यह है कि तुम कौन हो और तुम्हारे दरवाजे पर इतना खून क्यों बिखरा है? क्या तुम मुसीबत में हो? आलिया ने जब सुना कि यह शहजादा है तो उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हुई। हकीम साहब ने उसे बताया था कि उनका बादशाह बहुत अच्छा है। आलिया की आंखों में रात का खौफ तैर गया। वो वो आया था, आलिया ने कांपती आवाज में कहा। कौन? साहिल ने आगे बढ़कर पूछा। एक शैतान, या शायद इंसान, आलिया ने बताया। कल रात जब मैं अकेली थी, उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। वो अंदर आना चाहता था, मुझे खाने के लिए। मैंने मैंने बस अपना बचाव किया। उसने खून से सना चाकू दिखाया। मैंने उसका हाथ काट दिया। ये उसी का खून है। साहिल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी रियासत में एक अकेली लड़की पर हमला। उसने जमीन पर ध्यान से देखा। कीचड़ में बड़े बड़े पैरों के निशान थे। वो निशान इंसान के थे, मगर आम इंसान के पैरों से कहीं ज्यादा बड़े। और उन निशानों के साथ खून की बूंदें जंगल की तरफ जा रही थीं। साहिल ने आलिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो रो नहीं रही थी। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है, साहिल ने वादा किया। जिसने भी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखा है, आज उसका आखिरी दिन होगा। उसने अपने सबसे तेज सिपाहियों को बुलाया। इन खून के निशानों का पीछा करो, साहिल ने हुक्म दिया। ये जहां भी जाते हैं, उस दरिंदे को ढूंढ निकालो। सिपाही हुक्म पाते ही घोड़ों पर सवार होकर उन खूनी निशानों के पीछे दौड़ पड़े। साहिल वहीं रुका रहा। आलिया झोपड़ी के अंदर गई और मिट्टी के मटके से ठंडा पानी लेकर आई। साहिल ने पानी पिया। उसकी प्यास बुझ गई, लेकिन दिल में एक नई प्यास जाग उठी थी, इस लड़की को जानने की। तुम्हारा नाम क्या है? साहिल ने पूछा। आलिया, उसने धीरे से जवाब दिया। और तुम यहां अकेली रहती हो? नहीं, मेरे अब्बा हकीम जफर के साथ। वो किसी के इलाज के लिए गए हैं। साहिल को हैरत हुई। हकीम जफर? मैंने उनका नाम सुना है। बहुत काबिल हकीम हैं। तो तुम उनकी बेटी हो? थोड़ी ही देर में जंगल से शोर सुनाई दिया। साहिल के सिपाही लौट रहे थे। उनके साथ दो कैदी थे, जिन्हें रस्सियों से बांधकर घसीटा जा रहा था। वो कोई और नहीं, बल्कि तलीरा और उसका बेटा कालिया थे। साहिल ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इन्हें जंजीरों में जकड़ लो और महल ले चलो। वहां जनता के सामने इनका फैसला होगा। तलीरा और कालिया को घसीटते हुए ले जाया गया। साहिल मुड़ा और आलिया की तरफ देखा। आलिया, उसने पहली बार उसका नाम लिया और उसे अपना ही नाम बहुत अच्छा लगा। अब तुम महफूज हो। वो दोबारा कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। आलिया ने शुक्रिया कहा। साहिल घोड़े पर सवार हुआ, लेकिन जाने से पहले उसने मुड़कर एक आखिरी बार आलिया को देखा। साहिल का दिल वहीं अटक गया था। वो जिस्म से तो महल जा रहा था, मगर अपनी रूह इस झोपड़ी में छोड़ गया था। 2 दिन बाद हकीम जफर घर लौटे। जब उन्होंने आलिया को सही सलामत देखा तो जान में जान आई। आलिया ने उन्हें सारी बात बताई, कैसे बंदर ने खाना गिराया, कैसे वो आग लेने गई, कैसे कालिया ने हमला किया और कैसे शहजादे ने आकर उन्हें गिरफ्तार किया। लेकिन हकीम साहब की पेशानी पर चिंता की लकीरें भी थीं। शहजादा साहिल, वो बड़बड़ाए, शाही लोग और हम जंगल वाले, ये मेल ठीक नहीं। अगर शहजादे की नजर तुम पर पड़ गई है तो पता नहीं अब क्या होगा। उधर महल में शहजादा साहिल अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। साहिल ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, मुझे आपसे कुछ अर्ज करना है। बादशाह ने पूछा, कहो बेटे, क्या बात है? साहिल ने कहा, मैंने उस जंगल में एक नायाब हीरा देखा है। एक ऐसी लड़की जो फूलों से ज्यादा नाजुक है, मगर जिसका जिगर शेर जैसा है। वो हकीम जफर की बेटी है, आलिया। बादशाह चौंक गए। हकीम जफर? वो तो हमारे पुराने जानने वाले हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन जहां तक मुझे याद है, हकीम जफर की कोई औलाद नहीं थी। उनकी बेगम का इंतकाल भी बरसों पहले हो गया था। ये बेटी कहां से आई? साहिल भी सोच में पड़ गया। मुझे नहीं मालूम, मगर वो उन्हें अपना अब्बा कहती है और वो अकेली उस जंगल में रहती है। बादशाह ने कहा, यह तो दिलचस्प बात है। साहिल, तुम जाओ और हकीम जफर को इज्जत के साथ महल लेकर आओ। हम उनसे मिलना चाहते हैं। और हां, उस बेटी को भी साथ लाना। साहिल का चेहरा खिल उठा।
उसे तो बस बहाना चाहिए था आलिया से दोबारा मिलने का। जो हुक्म अब्बाजान। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही साहिल का काफिला फिर से तैयार था। इस बार वो शिकार के लिए नहीं, बल्कि अपने प्यार को पाने जा रहा था। उधर हकीम साहब जंगल में आराम से बैठे थे। अचानक जंगल की खामोशी फिर से टूटी। दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। इस बार ये आवाज डरावनी नहीं थी, बल्कि इसमें एक शाही अंदाज था। हकीम साहब ने अपनी लाठी उठाई और खड़े हो गए। आलिया भी खड़ी हो गई। झाड़ियों के बीच से शाही सिपाही बाहर आए और उनके बीच में वही सफेद घोड़ा था जिस पर शहजादा साहिल सवार था। साहिल ने घोड़ा रोका और नीचे उतरा। उसने हकीम साहब के पास आकर आदाब किया। आदाब हकीम साहब, मैं शहजादा साहिल हूं। हकीम जफर ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा। आदाब बेटे, तुम्हारी बहादुरी के किस्से मैंने अपनी बेटी से सुने हैं। अगर तुम वक्त पर ना आते तो शायद आज ये घर सूना हो गया होता। साहिल ने आलिया की तरफ देखा, जो खड़ी थी। बहादुरी तो आपकी बेटी ने दिखाई है बाबा, मैंने तो बस अपना काम निभाया। फिर साहिल ने हकीम साहब का हाथ थाम लिया। बाबा, मेरे वालिद यानी बादशाह सलामत आपसे मिलना चाहते हैं। हकीम साहब की आंखों में एक पल के लिए चिंता आई। वो जानते थे कि महल की जिंदगी और जंगल की जिंदगी में बहुत फर्क होता है। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अगर बादशाह का हुक्म है तो हम जरूर चलेंगे। सफर की तैयारी शुरू हुई। साहिल अपने साथ एक खूबसूरत पालकी लाया था। आलिया ने जिंदगी में पहली बार ऐसी सवारी देखी थी। मखमल के पर्दे, सोने की नक्काशी। जब वो पालकी में बैठने लगी तो वो मैना फुदक कर उसकी गोद में आ बैठी। साहिल मुस्कुराया। लगता है ये दोस्त भी साथ जाएगी। आलिया ने कहा, ये मेरी परछाई है शहजादे, ये जहां मैं रहूंगी वहीं रहेगी। काफिला जंगल से निकलकर शहर की तरफ बढ़ा। रास्ते भर आलिया पर्दे की ओट से बाहर की दुनिया देखती रही। उसने आज तक सिर्फ हरे पेड़ और जानवर देखे थे। आज वो पत्थर के मकान, बाजार की भीड़ और रंग बिरंगे कपड़े पहने लोगों को देख रही थी। उसकी आंखों में हैरानी थी। कई घंटों के सफर के बाद शाही महल के बड़े बड़े दरवाजे नजर आए। दरबार सजा हुआ था। बादशाह अपने तख्त पर बैठे थे। जब हकीम जफर, आलिया और साहिल दरबार में दाखिल हुए तो सब खामोश हो गए। बादशाह अपने तख्त से उठ खड़े हुए। आइए हकीम साहब, आपका इस्तकबाल है। हकीम साहब ने आदाब किया। बादशाह ने आलिया को गौर से देखा। उसके कंधे पर बैठी मैना को देखकर उन्हें ताज्जुब हुआ। सुना है आपकी बेटी बहुत बहादुर है, बादशाह ने कहा। इसने आदमखोरों का मुकाबला किया। फिर बादशाह की आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। लेकिन हकीम साहब, हमें याद है, बरसों पहले जब आप शाही हकीम थे तब आपकी कोई औलाद नहीं थी। तो ये बच्ची, ये किसकी है? ये आपकी बेटी कैसे हुई? पूरा दरबार सांस रोके जवाब का इंतजार कर रहा था। साहिल भी आलिया की तरफ देख रहा था। उसे भी ये सवाल परेशान कर रहा था। हकीम जफर की आंखें भर आईं। उन्होंने आलिया के सिर पर हाथ रखा और भरी हुई आवाज में बोले, बादशाह सलामत, आप सच कहते हैं। ये मेरे खून का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये मेरी रूह का हिस्सा है। फिर हकीम साहब ने वो पूरी कहानी सुनाई जो 21 साल पहले उस तूफानी रात को घटी थी। मेरी बेगम समीना कपड़े धोने दरिया पर गई थी। वहां ये मैना चिड़िया आई, झाड़ियों में फंसी एक टोकरी मिली और उस टोकरी में ये फूल सी बच्ची रो रही थी। हमने इसे उठाया, सीने से लगाया और अपना बना लिया। जिसने इसे जन्म दिया उसने इसे दरिया के हवाले कर दिया था, लेकिन जिसने इसे पाला उसने इसे अपनी जिंदगी बना लिया। ये मेरी आलिया है, मेरी बेटी। जब हकीम साहब चुप हुए तो दरबार में कई लोगों की आंखों में आंसू थे। खुद बादशाह का दिल भर आया था। बादशाह बोले, हकीम साहब, आपने जो किया वो कोई सगा बाप भी शायद न कर पाता। आज से ये बच्ची सिर्फ आपकी नहीं, हमारी सल्तनत की बेटी है। साहिल, जो अब तक चुप खड़ा था, आगे बढ़ा। अब्बाजान, उसने बादशाह से कहा, मैं कुछ मांगना चाहता हूं। मांगो बेटे, बादशाह ने कहा। साहिल ने आलिया की तरफ देखा, जिसकी पलकें झुकी हुई थीं। मैं इस बहादुरी को अपने पास रखना चाहता हूं। अगर हकीम साहब इजाजत दें तो मैं आलिया को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। हकीम साहब ने आलिया की तरफ देखा। आलिया ने नजरें नहीं उठाईं, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का सा रंग आ गया था जो उसकी रजामंदी बयां कर रहा था। हकीम साहब ने साहिल के कंधे पर हाथ रखा। शहजादे, मेरी बेटी जंगल की कली है, महल के तौर तरीके नहीं जानती।
लेकिन इसका दिल सोने का है। मैं इसे आपके हवाले करता हूं। और फिर वो हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। जंगल में पली बढ़ी एक लड़की, जिसे उसके बाप ने बोझ समझकर फेंक दिया था, आज वो शाही सल्तनत की बहू बनने जा रही थी। पूरे शहर में जश्न मनाया गया। कई दिनों तक दावतें चलीं, गरीबों को खाना खिलाया गया। आलिया और साहिल की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। वो मैना भी अब महल के एक खास कमरे में रहने लगी। मैना के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया, लेकिन मैना उसमें कैद नहीं रहती थी। वो आजाद थी, पूरे महल में जहां चाहे उड़ती फिरती। शादी के कुछ महीने गुजर गए। जिंदगी बहुत खूबसूरत थी। साहिल आलिया से बेपनाह मोहब्बत करता था। हकीम साहब को भी महल में एक खास दर्जा दिया गया था और उनके लिए एक बड़ा दवाखाना बनवाया गया था। लेकिन साहिल के दिल में एक सवाल अक्सर उठता था। एक रात जब वो और आलिया छत पर बैठे चांद को देख रहे थे, साहिल ने पूछा, आलिया, तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूं, आलिया ने मुस्कुराकर कहा। साहिल थोड़ा झिझका, फिर बोला, लेकिन एक बात मुझे बेचैन करती है। आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने तुम जैसी बेटी को दरिया में बहा दिया? क्या तुम्हें कभी ये जानने की ख्वाहिश नहीं होती कि तुम्हारा असली खून कौन है? आलिया की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द उभरा। कभी कभी सोचती हूं, उसने धीरे से कहा, कि क्या मेरी मां ने मुझे प्यार नहीं किया होगा? क्या वो मजबूर थी या वो जालिम थी? हकीम अब्बा ने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन ये सवाल तो रहता ही है। साहिल ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब ढूंढूंगा। मैं पता लगाऊंगा कि तुम किसकी बेटी हो, और जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया, उसे उसके की का जवाब देना होगा। अगले ही दिन शहजादे ने एक शाही फरमान जारी किया। सल्तनत के हर गांव, हर कस्बे और हर बाजार में ढोल पीटने वाले भेज दिए गए। ढम 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 नगाड़े की चोट पर ऐलान होने लगा, सुनो, 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 शाही महल से ये पैगाम है। आज से 21 साल पहले एक बच्ची दरिया में बहती हुई मिली थी। वो बच्ची आज शाही महल में है। उसके साथ एक बड़ी मैना चिड़िया भी है। अगर कोई उस बच्ची को पहचानता है या उसके माँ बाप के बारे में कुछ जानता है, तो वो फौरन शाही दरबार में हाजिर हो। सही खबर देने वाले को मुंह मांगा इनाम मिलेगा, और अगर वो माँ बाप खुद आए तो ये उनके लिए अच्छा होगा। ये आवाज हवा की तरह फैली। गांव गांव, शहर शहर लोग बातें करने लगे। अरे, दरिया में बहती बच्ची कौन हो सकती है? ये खबर उड़ते उड़ते उस गांव सरायगढ़ तक भी पहुंच गई। वही गांव जहां असलम बढ़ई और उसकी बीवी शाहीना रहते थे। 21 साल गुजर चुके थे। वक्त ने शाहीना को बूढ़ा कर दिया था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों के नीचे काले गड्ढे। वो अभी भी असलम के जुल्म सह रही थी। उसकी तीनों बड़ी बेटियों की शादी हो चुकी थी और वो अपने अपने घर चली गई थी। अब घर में सिर्फ वो और बूढ़ा चिड़चिड़ा असलम रह गए थे। उस दोपहर शाहीना अपने घर के बाहर बैठी चावल साफ कर रही थी। तभी गली में नगाड़े की आवाज आई। ढम ढम ढम, एक आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था। 21 साल पहले दरिया में बहाई गई बच्ची, जिसके साथ एक मैना रहती है। जैसे ही शाहीना के कानों में ये अल्फाज पड़े, उसके हाथ से चावल की थाली छूट गई। छन्नन, चावल जमीन पर बिखर गए। उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा सीना फट जाएगा। 21 साल, दरिया, मैना, वो बुदबुदाई। उसकी आंखों के सामने वो काली तूफानी रात घूम गई। क्या मेरी बच्ची जिंदा है? शाहीना की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वो पागल जैसी हो गई। वो खड़ी हुई और गली की तरफ भागी। ए भाई रुको! उसने चिल्लाकर उस मुनादी वाले को रोका। वो आदमी रुका। क्या बात है माई? शाहीना हाँफ रही थी। वो वो बच्ची, वो जिंदा है। आदमी ने कहा, हाँ माई, वो जिंदा है। वो अब शहजादे की बेगम है, महल में रहती है। अगर तुम कुछ जानती हो तो दरबार जाओ। शाहीना के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन फिर उसे डर लगा। असलम का डर। अगर असलम को पता चला तो वो क्या करेगा? क्या वो आज भी उसे मार देगा? लेकिन अब शाहीना को अपनी जान की परवाह नहीं थी। उसे बस एक बार मरने से पहले अपनी उस बेटी को देखना था। उसने घर के अंदर देखा। असलम अभी सो रहा था। शाहीना ने अपनी फटी पुरानी चादर ओढ़ी। उसके पास किराए के लिए पैसे भी नहीं थे। उसने अपनी शादी की आखिरी निशानी, चांदी की एक छोटी सी अंगूठी बेची
और शहर जाने वाली बैलगाड़ी में बैठ गई। 2 दिन बाद वो शाही महल के दरवाजे पर पहुंची। उसकी हालत भिखारियों जैसी थी, कपड़े मैले कुचैले, बाल बिखरे हुए। महल के पहरेदारों ने उसे रोक दिया। उसी वक्त साहिल दरबार से बाहर निकल रहा था। उसने ये शोर सुना। उसने सिपाहियों को इशारा किया। क्या बात है? इस औरत को आने दो। शाहीना कांपते कदमों से आगे बढ़ी। दरबार लगा हुआ था। बादशाह बैठे थे, हकीम जफर भी मौजूद थे, और तख्त के पास हीरों से लदी रेशमी लिबास पहने आलिया बैठी थी। शाहीना की नजर जैसे ही आलिया पर पड़ी, वो पत्थर जैसी बन गई। वही आंखें, वही माथा, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो बचपन में दिखती थी। और उसके पास पिंजरे के ऊपर वो बूढ़ी मैना बैठी थी। शाहीना का गला रुंध गया। उससे बोला नहीं जा रहा था। वह बस टकटकी लगाए आलिया को देख रही थी। बादशाह ने पूछा, कौन हो तुम और तुम क्या जानती हो? शाहीना ने कांपते हुए हाथ उठाए और आलिया की तरफ इशारा किया। ये मेरी बेटी है। उसकी आवाज टूट रही थी। ये मेरी चौथी औलाद है, जिसे मैंने अपने शौहर के डर से 21 साल पहले दरिया में बहा दिया था। आलिया अपनी जगह से खड़ी हो गई। हकीम झफर भी चौंक गए। शाहीना रोते हुए आगे बढ़ी। मेरी बच्ची, तुझे याद नहीं होगा, तू बहुत छोटी थी, लेकिन तेरी माँ ने तुझे मरने के लिए नहीं, तुझे बचाने के लिए पानी में छोड़ा था। उस रात बहुत बारिश थी और ये मैना तेरे साथ गई थी। जैसे ही मैना का जिक्र आया, वह चिड़िया जो अब तक शांत बैठी थी, अचानक जोर जोर से पंख फड़फड़ाने लगी। वह उड़कर सीधा शाहीना के कंधे पर आ बैठी और अपनी चोंच से उसके कान को छूने लगी, जैसे पुराने दोस्त को पहचान रही हो। आलिया की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो माँ, जिसके लिए उसने बरसों इंतजार किया, वो आज उसके सामने फटे हाल में खड़ी थी। आलिया दौड़ी और शाहीना के गले लग गई। अम्मी! शाहीना ने अपनी बेटी को बाहों में भर लिया। बरसों का दर्द, बरसों का इंतजार, सब आंसुओं में बह गया। पूरा दरबार इस मंजर को देखकर नम आंखों से खामोश खड़ा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मां मिल गई थी, लेकिन वो आदमी अभी भी आजाद था, जिसने इन दोनों को ये दिन दिखाए थे। असलम, बादशाह ने अपनी भारी आवाज में पूछा। तुमने कहा, शौहर के डर से? वो शौहर जिसने अपनी औलाद को मारने की धमकी दी थी? शाहीना ने सिर हिलाया। जी बादशाह सलामत, वो आज भी वही है। उसे बेटियों से नफरत है। साहिल की आंखों में अंगारे दहक उठे। तभी हकीम जाफर अपनी जगह से आगे बढ़े। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने शाहीना के सामने हाथ जोड़ लिए। बहन, हकीम साहब की आवाज भारी थी, तुम्हारी मजबूरी ने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा दिया। मैंने आलिया को अपनी सगी बेटी से बढ़कर चाहा है, लेकिन आज आज उसे उसकी असली मां मिल गई है। मैं बहुत खुश हूं। उधर सराय गढ़ गांव में दोपहर ढल रही थी। असलम अब बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद थे, कमर झुक गई थी, लेकिन लहजे में वही कड़वाहट और गुस्सा अभी भी था। वो अपने घर के बाहर खाट पर लेटा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। घर वीरान था। शाहीना के जाने के बाद उसे रोटी देने वाला कोई नहीं था। वो बड़बड़ा रहा था। कहाँ मर गई वो बुढ़िया? 2 दिन हो गए, घर का काम कौन करेगा? आने दे उसे, खाल उधेड़ दूंगा। तभी गांव में धूल का एक गुब्बार उठा। घोड़ों की टापों से जमीन कांपने लगी। तगड़ग, तगड़ग! गांव वाले डर के मारे अपने घरों में दुबक गए। शाही सेना को देखकर सबकी सांसें थम गईं। सिपाही सीधे असलम के घर के सामने रुके। सिपाहियों ने उसे लोहे की भारी जंजीरों में जकड़ दिया। उसके हाथों में हथकड़ियां पहना दी। उसे किसी जानवर की तरह घसीटते हुए घोड़े के पीछे बांधा गया। गांव वाले खिड़कियों से झांक रहे थे। कोई उसे बचाने नहीं आया। सब जानते थे कि उसने अपनी बीवी और बच्चियों पर कितना जुल्म किया था। ले जाओ इसको, किसी ने भीड़ से आवाज लगाई। असलम को घसीटते हुए धूल और मिट्टी में सने हुए शाही महल की तरफ ले जाया गया। असलम को धक्के मारते हुए दरबार के बीचों बीच लाया गया। वो धूल से अटा पड़ा था, पैरों में बेड़ियां थीं। उसने नजर उठाई और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने तख्त के पास वो कौन थी? शाही लिबास में लिपटी, गहनों से लदी वो औरत। वो तो उसकी बीवी शाहीना थी। और उसके पास बैठी वो नौजवान शहजादी, जिसकी खूबसूरती और तेवर देखकर ही रूह कांप जाए। वो कौन थी? बादशाह ने अपनी भारी आवाज में पूछा। असलम,
क्या तुम इस औरत को पहचानते हो? असलम का गला सूख गया। जी, जी, ये मेरी बीवी है। और इस लड़की को? बादशाह ने आलिया की तरफ इशारा किया। असलम ने आलिया को देखा। उसे कुछ याद नहीं आया। उसने सिर हिलाया। नहीं, मैंने इसे कभी नहीं देखा। तभी आलिया अपनी जगह से उठी। उसकी आंखों में आग थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर असलम के सामने आई। उसके कंधे पर बैठी मैना ने असलम को देखकर एक तीखी आवाज निकाली, जैसे उसे पहचान रही हो। तुम मुझे नहीं पहचानोगे, आलिया ने कड़कती आवाज में कहा, क्योंकि तुमने मुझे कभी देखना ही नहीं चाहा। मैं वो औलाद हूं जिसे तुमने पैदा होने से पहले ही मारने का फरमान सुना दिया था। असरलम के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? आलिया ने अपनी बात जारी रखी। मैं तुम्हारी चौथी बेटी हूं। वही बेटी जिसके पैदा होने के डर से तुमने मेरी मां को धमकी दी थी कि तुम सबको काट डालोगे। वही बेटी जिसे मेरी मां ने तुम्हारी दरिंदगी से बचाने के लिए तूफानी रात में दरिया में बहा दिया था। तुमने सोचा था मैं मर गई? तुम मेरे बाप हो, लेकिन सिर्फ नाम के। मेरा असली बाप वहां बैठा है। असलम का चेहरा पसीने से भीग गया। उसे 21 साल पुरानी वो रात याद आ गई। शाहीना का वो झूठ याद आया। बेटा था, मर गया। तो तो वो झूठ था? असलम बुदबुदाया। इसके बाद असलम को सजा दी गई और शाहीना आलिया के साथ महल में रहने लगी। मैना भी साथ साथ थी और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।